नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आपके साथ मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में आपको बताएंगे कारोबार जगत में क्या कुछ है खास, और उसके लिए आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी आज संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री आज ओडिशा का दौरा भी करेंगे। पीएम जाजपुर में 19,600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव। आरबीआई ने इंटरनेट बैंकिंग में इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लाने की दी मंजूरी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आईपीएस यानी इंटरऑपरेबल सिस्टम को इसी साल किया जाएगा लागू। नौकरी से निकाले जाने को लेकर ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित 4 पूर्व शीर्ष अधिकारियों ने एलन मस्क पर किया $128 मिलियन से अधिक का मुकदमा दायर। पूर्व कर्मचारियों ने आरोप सेवरेंस और अन्य बिलों का भुगतान न करना मस्क के लिए एक पैटर्न का हिस्सा। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी, क्या कुछ खास है आज कारोबार जगत में और कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तेलंगाना यात्रा के दूसरे दिन आज सिकंदराबाद में शिवजयनी महाकाली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद हैदराबाद स्थित नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये एआरओ हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी ईसीबीसी मानदंडों के अनुरूप बने इस अनुसंधान संगठन केंद्र का मकसद विमानन समुदाय को एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करने के साथ ही अनुसंधान के लिए व्यापक प्रयोगशाला क्षमताओं का निर्माण करना है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक स्टेप है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन की ओर, जो कि विकसित भारत 2047 है, उसकी तरफ लेकर के जाता है। तो ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्ण रूप से तैयार है और गियर्ड अप है 2047 के विकसित भारत को मदद करने। वहीं पीएम मोदी तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास शामिल है। जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करेंगे उनमें NH 161 के 40 किलोमीटर लंबे कांडी से रामसन पिल्लई खंड को 4 लेन का बनाना शामिल है। इससे हैदराबाद और नांदेड़ के बीच यात्रा का समय करीब 3 घंटे कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री NH 167 के 47 किलोमीटर लंबे मिर्यालागुडा से कोडाद खंड को 2 लेन करने का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री NH 65 के 29 किलोमीटर लंबे पुणे हैदराबाद खंड को 6 लेन में बदलने की परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगा और टूरिज्म डेवलप होगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट का कास्ट कम हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट का जो कास्ट हमारा है ना, जो इसका मेंटेनेंस कास्ट, व्हीकल मेंटेनेंस कास्ट एंड ऑपरेशन कास्ट, ये सारे कम हो जाएगा। एंड डिस्टेंस आल्सो सो थोड़े प्रोजेक्ट में डिस्टेंस भी कम हो रहा है और टाइम बहुत कम हो जाएगा। 3 to 4 आवर्स तक हमको बेनिफिट है टाइम का। एंड एक्सीडेंट्स वगैरह मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत बेहतर है। और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट रोजगार सभी बढ़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 नए स्टेशन भवनों के साथ साथ सनत नगर मौला अली रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली सनत नगर के बीच पहली MMTS ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे की तरफ से मुख्य रूप से 2 परियोजनाएं साहब ऑनरेबल पीएम साहब जो है इनॉग्रेट करेंगे। एक तो हमारा एक सेक्शन है मौलाली से लेकर सनत नगर 22 किलोमीटर का सेक्शन, ये अभी सिंगल लाइन था, ये सेक्शन जो है डबल लाइन हो गया। और अब तक इसमें केवल गुड्स ट्रेन चला करती थी, अब ये पैसेंजर सर्विसेज के लिए खोला गया है। तो तकरीबन 22 किलोमीटर का सेक्शन ये है, ये कनेक्ट करेगा घटकेसर MMTS से लेकर लिंगमपल्ली MMTS तक। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये पाइपलाइन
पारादीप रिफाइनरी से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और अच्युतापुरम के साथ ही विजयवाड़ा और तेलंगाना में हैदराबाद के पास मलकापुर के डिलीवरी स्टेशन तक पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित और किफायती परिवहन सुनिश्चित करेगी। और आपको बता दें, तेलंगाना के बाद पीएम मोदी ओडिशा के जाजपुर जिले में होंगे। यहां 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही उनकी एक जनसभा भी होगी। प्राकृतिक संसाधनों से पोषित इस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च को पहुंचेंगे और तेल, गैस, राष्ट्रीय राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा और रेलवे की कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना, पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाने वाली 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए पारादीप में 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक किसानों को ब्याज दर और राशि चुनने का विकल्प भी उपलब्ध कराएंगे। अभी WTRA के पास करीब 5,500 गोदाम पंजीकृत हैं, जबकि कृषि से जुड़े गोदामों की कुल संख्या 1 लाख होने का अनुमान है। ई किसान उपज निधि लॉन्च करते समय केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पंजीकृत गोदामों में रखे उत्पादों पर किसान को बैंक से कर्ज की सुविधा मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार अच्छा प्रदर्शन को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री जानवी प्रभाकर का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ सकती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एनएसओ के अनुमान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 7.6% रह सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि विकास दर और महंगाई के मामले में भारत की स्थिति मजबूत है। घरेलू बाजार में खपत और निवेश में बने रहने की भी उम्मीद है। ऐसे में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ तो भी यह 7.8% रह सकती है। इसके अलावा भी कई चीज़ें भारत की ग्रोथ के हक में है, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक धीरे धीरे सुधर रहा है, निर्यात में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा है। इससे मौजूदा वित्त वर्ष में ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA 7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% था। अर्थशास्त्री जानवी का कहना है कि हमारे अनुमान में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। हमारा मानना है कि अच्छे मानसून से एग्रीकल्चर सेक्टर का उत्पादन फिर से बेहतर होगा, बाकी दूसरे सेक्टर का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। इसी भरोसे पर हमने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान दिया है। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दो, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में NPS से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना NPS ओपन किया। अब NPS के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की।
आज बात करने जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर। जी हां, देश में बहुत जल्द इंटरनेट बैंकिंग यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इंटरनेट बैंकिंग में इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम को लाने की मंजूरी दी है। शक्तिकांत दास की इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको बता दें, उन्होंने IPS यानी इंटर ऑपरेबल सिस्टम को इसी साल उन्होंने बताया कि लागू किया जाएगा। RBI ने इंटरनेट बैंकिंग में इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम को अब मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी दी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने। उन्होंने कहा कि IPS लागू करने की जो मंजूरी है वो दी जा चुकी है। NPCI भारत बिल लिमिटेड को IPS के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद मर्चेंट्स के फंड सेटलमेंट में जो तेज़ी है वो हमें देखने को मिल सकती है। इससे पहले आपको बता दें, जो हर बैंक को हर पेमेंट एग्रीगेटर के साथ इंटीग्रेट करने में दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब पेमेंट एग्रीगेटर्स के ज़रिए अगर बात की जाए, अभी तक जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो इंटर ऑपरेबल नहीं है, लेकिन अब इंटर ऑपरेबल सिस्टम जो है वो आ जाएगा, जिसके बाद डिजिटल पेमेंट में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकेगा। मर्चेंट्स के फंड जो हैं वो सेटलमेंट जो हैं वो तेज़ी से हो सकेंगे। तो ये एक बदलाव जल्द नज़र आएगा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तहत। इंटरनेट बैंकिंग की अगर खास तौर से बात की जाए, इसके तहत RBI ने इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लाने की मंजूरी दे दी है। इसका किस तरीके से असर होगा और किस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारा वो मजबूत होगा, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी का। प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग के दिल्ली स्कूल ऑफ कॉमर्स से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अनिल। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर, लगातार इसमें हमने देखा है कैसे इसको सुरक्षित किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है, और ख़ासतौर से इंटर ऑपरेबल की सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसको मंजूरी जो है किस तरीके से बदलाव इसमें नज़र आएगा? देखिए, मैं अगर इसको जोड़ूं अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम से, जी, आज हमारा जो UPI सिस्टम है वो सबसे बड़ी सफलता इस देश की है, और न केवल इस देश में, इसके चर्चा हमारे विदेश में भी होती है जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 24/7 अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, और इसको ऑपरेट करने में पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया। चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो बिजनेस टू कस्टमर्स हो, या कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस हो, ये ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग दोनों में एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है जी। अब जो आज RBI ने जो कल घोषणा की है, उसमें सेटलमेंट पीरियड की उसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। जब एक चेक सेटलमेंट के लिए बैंक के पास आता है तो उसमें कितना समय लगना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि UPI ट्रांजैक्शंस के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस है वो तुरंत हो जाती है। आज जो RBI ने जो कल इसकी मंजूरी दी है IPS सिस्टम की, इससे जो सेटलमेंट है मर्चेंट्स के पेमेंट्स की, मर्चेंट्स के चेक्स की, ड्राफ्ट्स की, उसमें काफी जो टाइम लगता था उसमें काफी कमी आएगी, और व्यापार करने में सुगमता भी साथ साथ बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा ये कदम है, और ये जो कदम है, अगर मैं इसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ूं, आज हमारे देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया पूरे विश्व में एक मिसाल है, और आज जो हम विकास देखते हैं तकरीबन हर आयाम से, उसमें UPI सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक अपना अहम योगदान रहा है। तो RBI ने जो ये मंजूरी दी है, उसी दिशा में ये एक और कदम है। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसा जिक्र आपने किया, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार हम मजबूती दे रहे हैं, और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कुछ ही देश ऐसे हैं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार इतना मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, और यही जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है दूसरे देश भी अब अपना रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं खाली डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की अपने भारत में बात करूं, तो आज पूरी दुनिया का तकरीबन 46% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है रियल टाइम जी, वो हमारे देश में हो रही है। और अगर जो दूसरी लीडिंग इकोनॉमीज हैं डिजिटल पेमेंट्स में, उसमें ब्राजील, चाइना, थाईलैंड और साउथ कोरिया, इन सब की अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो हमारे भारत में उससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप सोचिए 90 मिलियन ट्रांजैक्शंस
यूपीआई के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हो रही है, चाहे वो आरटीजीएस सिस्टम हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे एनईएफटी सिस्टम हो, या आईएमपीएस हो जिसमें तुरंत पेमेंट हो जाती है, या एक नैच का सिस्टम है, या एक भीम आधार पेमेंट सिस्टम, मतलब सब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो न केवल सिक्योर है बल्कि लोगों का भरोसा है। और आज हम ये देखते हैं कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हो रहा है, आज हर व्यक्ति के पास, चाहे वो सड़क पे चलने वाला एक वेंडर हो, चाहे वो एक छोटे शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, या गांव दराज में जो रहने वाले लोग हैं, आज डिजिटल पेमेंट एक पेमेंट का सशक्त माध्यम बन गया है। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक विकास, जब हम कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, ये केवल आंकड़ों में विकास नहीं कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश और हमारे देश की तस्वीर भी बदल रही है, और उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन का बहुत अहम योगदान है। जी बिल्कुल, और इस बदलती तस्वीर की अगर बात की जाए, क्योंकि वित्त वर्ष 2012-13 की अगर हम बात करें तो 162 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन थी, लेकिन 2023 और 24 फरवरी 2024 तक की भी अगर बात की जाए तो करीब 14,726 करोड़ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नया भारत है, और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे तकनीकी रूप से हम सक्षम हो सकते हैं। तभी अभी जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है, हमारे देश को हमें विकसित बनाना है, तीसरे स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था जल्द पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं एक समन्वय जो है वो नजर आता है इसका भी। बिल्कुल, जो इसमें जो आज 90 गुना हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी, ये एक में मुमकिन नहीं हो पाया। ये मैं समझता हूं कि ये शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुआ, उसमें जैम ट्रिनिटी के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए। अगर अकाउंट्स, सोचिए, अगर अकाउंट्स नहीं होते तो क्या डिजिटल पेमेंट संभव थी? शायद संभव नहीं हो पाती। दूसरा, उसके साथ जो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें खाली टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है, उसमें काफी हमारे पास फिनटेक कंपनीज हैं जो कि काफी अच्छा इसमें योगदान दे रही हैं, लेकिन साथ साथ डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो या बैंक्स के हो, उसका भी एक अपना योगदान है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान शुरू किया गया, उसमें रूरल इकोनॉमी में डिजिटल लिटरेसी देकर उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की पहल थी। एक मिशन चालू किया गया, हर पेमेंट डिजिटल, कि हर जितनी भी पेमेंट है वो डिजिटल हो, और साथ में बैंक्स को टारगेट दिए गए कि ये आपका डिजिटल पेमेंट का टारगेट है, ये आपको अचीव करना है। और साथ साथ इंसेंटिव स्कीम भी लागू की गई कि अगर आप इसके जो रुपी पेमेंट कार्ड है उसके माध्यम से पेमेंट करते हैं, या छोटे वॉल्यूम की भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करती है, उसमें भी इंसेंटिव किया गया। तो मैं समझता हूं ये एक दिन का जो आज नतीजा आ रहा है, ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले 10 सालों में जो हमने 2014 से जो शुरू किया, उसको आज देखते हैं कि आज हमारे देश में सबसे दुरुस्त, सबसे सस्ता एक डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जो कि 24/7 काम भी करता है, जो चीपेस्ट भी है। और इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि जो आज हमारे पास मोबाइल का जो कनेक्टिविटी है, जो मोबाइल का हमारे पास जो ये डाटा है, वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। जी बिल्कुल। और हमारे देश में दुनिया की जो मोबाइल की उत्पादन है, नंबर 2 पायदान पर खड़े। आप सोचिए कि मोबाइल के माध्यम से जो पेमेंट मुमकिन हो पाई, उसमें मोबाइल हैंडसेट का भी अपना रोल है। तो ये तमाम उपलब्धियां जो हैं हम फिलहाल देख रहे हैं, और उसी में और ज़्यादा जो बेहतरी है वो फिलहाल डिजिटल पेमेंट सिस्टम में होती हुई अब नजर आएगी। फिलहाल अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने किस तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, सुरक्षित भी है, और इस पे लगातार अगर देखा जाए तो करीब रोज़ाना 42 करोड़ के करीब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो दर्ज भी की जा रही है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने
अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए अब नजर डालते हैं मार्केट बाजार पर भी क्या स्थिति बनी हुई है। आज सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए, आप देख सकते हैं 55 अंकों की गिरावट जिसमें दर्ज की गई, जिसके बाद 22,463 ये रहा। सेंसेक्स की अगर बात करें, वहाँ क्या स्थिति रही वो भी आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं 143.03 अंकों की गिरावट यहाँ दर्ज की गई। लाल निशान जो है आप देख पा रहे होंगे 73,729 अंकों के करीब आज जो शुरुआत है वो सेंसेक्स की दर्ज हुई। वहीं अगर निफ्टी 50 ओपनिंग की हम बात करें तो यहाँ भी करीब 83.95 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। 22,321.65 पर आज इसकी शुरुआत हुई। और अब बात कर लेते हैं आज के टॉप गेनर्स की। टाटा मोटर्स, यूपीएल, एमएनएम, एनटीपीसी, आयशर कॉप, आप देख सकते हैं ये आज के टॉप गेनर्स हैं, जहां पर हरे निशान के साथ कारोबार होता फिलहाल आज नजर आ रहा है। और गेनर्स के बाद बात करेंगे लॉसर्स की। आज के जो टॉप लॉसर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो हमें होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और बात ग्लोबल मार्केट के हाल की, आप देख सकते हैं यूएस मार्केट की स्थिति की अगर बात की जाए, लाल निशान के साथ यहाँ फिलहाल स्थिति नजर आ रही है। डॉ जोन्स फ्यूचर की बात करें, S&P 500 या नेस्डेक, लगभग एक जैसी जो स्थिति है वो यहाँ बनी हुई है। जबकि यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, FTSE में आप देख सकते हैं लाल निशान है। CSE में थोड़ा सी जो बढ़त है वो ज़रूर दिखी, लेकिन डेक्स में भी जो लाल निशान है उसके साथ कारोबार होता नजर आया। यानी जो बाहर की अगर बात की जाए, यूरोपियन बाजार आपने जाना। एशियन मार्केट की अगर हम बात करें, निकाई 225 में आप ज़रूर देख सकते हैं जो हरे निशान के साथ कारोबार हुआ, लेकिन हैंगसेंग और कॉस्पी की अगर बात की जाए तो यहाँ गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार होता नजर आया। तो वैश्विक बाजारों की स्थिति लगभग एक समान नजर आ रही है। गिरावट जो है वो नजर आई। ब्रेंट क्रूड की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 0.17 अंकों की गिरावट इसमें नजर आ रही है, जिसके बाद ये $82.63 प्रति बैरल दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई आज की मार्केट की। अब आगे बढ़ते हैं। नौकरी से निकाले जाने को लेकर ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल समेत 4 पूर्व टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ने एलन मस्क पर मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने सेवरेंस पेमेंट के तौर पर $128 मिलियन से अधिक की राशि की मांग की है। इसके साथ ही पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सेवरेंस और अन्य बिलों का भुगतान न करना मस्क के लिए एक पैटर्न का हिस्सा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के खिलाफ एक्शन लेने वाले अन्य लोगों में ट्विटर के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, पूर्व लीगल चीफ ऑफिसर विजया गड्डे और पूर्व जनरल काउंसिल सीन एडगेट के नाम भी शामिल हैं। ट्विटर के पूर्व अधिकारियों ने दावा किया है कि जब मस्क ने 2022 में ट्विटर की कमान संभाली तो उन्होंने सार्वजनिक तौर से करीब $200 मिलियन के उनके भुगतान को रोकने के लिए कहा था। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को हरियाणा के हिसार स्थित जिंदल स्टेनलेस में इस क्षेत्र में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक संयंत्र का लक्ष्य हर साल कार्बन उत्सर्जन में 2700 टन की कमी लाकर 2 दशकों में 54,000 टन कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। आरबीआई ने IIFL फाइनेंस लिमिटेड पर सोने के बदले कर्ज की मंजूरी पर रोक लगा दी है। सोना गिरवी रखकर कर्ज देने के मामले में कुछ चिंताएं सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया। हालांकि आरबीआई ने एक बयान में कहा कि IIFL फाइनेंस सामान्य संग्रह और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण कारोबार को जारी रख सकता है।
सरकार की तरफ से गठित एक समिति PLI योजना के तहत वाहन कंपनियों को तिमाही प्रोत्साहन देने और अधिक कलपुर्जों को योजना में शामिल करने की मांग पर गौर करेगी। भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी का कहना है, इस योजना में कुछ उन्नत वाहन प्रौद्योगिकी उपकरणों को शामिल करने की मांग है। फिलहाल इसमें 103 उपकरण शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव करेंगे। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी के बोर्ड ने टाटा मोटर्स के कारोबार को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटने की मंजूरी दे दी है। कंपनी डीमर्जर के माध्यम से आने वाले समय में कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग करेगी। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने ग्लोबल साउथ तक भारत की पहुंच बनाने के लिए 3 अफ्रीकी देशों में 1,10,000 टन चावल के निर्यात की मंजूरी दी है। ऐसा उन देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किया गया है। DGFT द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक तंजानिया को 30,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात, जिबूती को 30,000 टन टूटे चावल और गिनी बिसाऊ को 50,000 टन टूटे चावल के निर्यात की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो फिलहाल के लिए आज इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। आगे देखिए न्यूज़ 10 भावना के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।